नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 9 दिसंबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करें उससे पहले बताना चाहूँगा इस कोर्स के बारे में। ये ग्रामर का एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया था 5-6 दिन पहले, और इसमें अभी तक नाउन के 6 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं। आज की डेट तक 6 पार्ट्स नाउन के अपलोडेड हैं। सभी का PDF वहाँ पर उपलब्ध है। आप जरूर से इस कोर्स को बाई करें, क्योंकि ये वाला कोर्स जो है आपको बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश सिखा देगा। बहुत दिनों से एक और डिमांड आ रही थी ट्रांसलेशन का बैच स्टार्ट करो, तो ट्रांसलेशन का बैच स्टार्ट ना करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी स्पोकन इंग्लिश का बैच। स्पोकन इंग्लिश के बैच में आपको दोनों फायदे हो जाएंगे, ट्रांसलेशन भी आप सीख जाओगे, स्पोकन इंग्लिश अंग्रेजी बोलना भी सीख जाओगे। तो जल्द ही वो कोर्स भी 3-4 रोज में आ जाएगा एप्लीकेशन पर, तो वो भी हम लॉन्च कर देंगे। इस कोर्स की खास बातें अगर करें तो 50 मिनट से 75 मिनट की क्लास यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, मैंने हर चीज को एकदम ट्रांसपेरेंट रखा है ताकि स्टूडेंट जब खरीदे इस कोर्स को तो ये ना लगे कि सर आपने ये नहीं करवाया। ठीक है, 90 से 100 लेक्चर्स यहाँ पे होंगे। अभी जैसे नाउन के 6 पार्ट्स हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही गहराई से हर एक चीज चल रही है, बहुत ही डीप स्टडी हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो डिजिटल बोर्ड पर ही है। जैसे आप ये लेक्चर देखते हैं वैसे ही ये नजर आएगा। यहाँ एक डेमो क्लास मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, शायद आज या कल में YouTube पर आप एक डेमो क्लास देख पाएंगे उस कोर्स की, वो भी उपलब्ध हो जाएगी। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस नहीं है। इसका फायदा है कि आप अगर लाइव क्लास लेते हैं कहीं से भी, तो वहां पे आप देखते हैं कि बहुत सारा टाइम तो बातों में ही वेस्ट हो जाता है। यहाँ बिल्कुल भी हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट जो टॉपिक है उसी की चर्चा हम करेंगे। तो जो भी अगर 50 से 75 मिनट की क्लास है तो उसको ये मानिए कि लाइव क्लास का वही टाइमिंग 90 मिनट 100 मिनट का जाना चाहिए, बराबर है वो, क्योंकि उसमें 20-25 मिनट बातों में टाइम वेस्ट होता ही है। आप समझते हैं, जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इस कोर्स के बारे में। और ये कोर्स आपको मिलेगा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर। ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर का डिस्क्रिप्शन आपको, मतलब जो एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सीधा भी सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा। और यहाँ और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सेट्स उपलब्ध हैं। अगर कोई बच्चा SSC CGL की तैयारी करना चाहता है तो 2015, 16, 17 के पेपर सेट्स, 100 पेपर सेट्स का एक कोर्स उपलब्ध है। अगर 2018 के पेपर्स चाहिए तो 20 पेपर सेट्स का अलग से कोर्स उपलब्ध है। बैंकिंग की तैयारी करते हो तो बैंकिंग के लिए पेपर सेट्स अलग से उपलब्ध हैं। ग्रामर के लिए कोर्स दे ही दिया है। सारे कोर्सेज जितने भी अंग्रेजी में कोर्सेज हो सकते हैं वो धीरे धीरे सारे ही मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगा। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स है। यहाँ पे जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल है वो सब का PDF आपको जो प्रोवाइड करवाया जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से बनाकर दिया जाएगा। एक और यहाँ पे क्लोज टेस्ट पैराजंबल का कोर्स लेकर आएंगे। क्लोज टेस्ट खास करके बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स से। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में SSC की खास बात कर रहा हूं मैं, SSC के बहुत सारे स्टूडेंट चैनल पर हैं, तो उनके लिए SSC के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्लोज टेस्ट पूछे गए थे उनका एक अलग पैकेज लॉन्च करने का मैंने सोच रखा है। देखते हैं उसका, अगर आपकी डिमांड रही तो वो भी हम शुरू कर देंगे। वोकैबुलरी की ई बुक्स हैं। ई बुक्स में आप देखेंगे तो एडिटोरियल वर्ड्स की ई बुक है, तो 2 ई बुक्स यहाँ पे है एडिटोरियल वर्ड्स की। जनवरी से लेकर जून तक के एक अलग पार्ट है, एक फिर जुलाई अगस्त सितंबर का अलग पार्ट है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैसे ही कंप्लीट होगा तो 3 महीनों का एक अलग पार्ट हम लॉन्च कर देंगे इसका भी। ठीक है, ये वाला बैच जो कि आज से स्टार्ट होना है, तो आज का डे आपके पास है अगर आप इसी बैच में शामिल होना चाहें। अदरवाइज फिर आप नेक्स्ट वेंसडे को ज्वाइन कर पाएंगे। हर वेंसडे को ये बैच स्टार्ट होगा। तो इसमें 2 एडिटोरियल्स मिलते हैं, दोनों एडिटोरियल्स का PDF मिलता है। एक एडिटोरियल जो YouTube पर मिलता है ठीक वही एडिटोरियल मिलेगा, लेकिन जल्दी मिल जाता है एप्लीकेशन पर, PDF के साथ मिल जाता है। YouTube वाले बच्चों को PDF नहीं मिलता है। थोड़ा सा फर्क तो देखो होना ही चाहिए। और इसमें एक और खास बात यह है कि यहाँ जो दूसरा जो एक वीडियो मिलता है उसको बताना चाहूंगा कि वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं है, वो स्क्रीन पर है, मैं नजर नहीं आता हूँ उसमें। अगर आप वास्तव में पढ़ने की मंशा रखते हो तो कैसा भी कोर्स हो, क्या फर्क पड़ता है, तो वो आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन में मैंने कॉमन एरर्स वगैरह शामिल नहीं की है, माफी चाहूंगा। थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाया, तो आज वो कॉमन एरर्स भी नहीं है और मैच द कॉलम्स का एक्सरसाइज भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे से हट जाएगा, ऐसा नहीं है, कल से फिर से मिलने लग जाएगा। आज की क्लास में केवल और केवल हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, थोड़ी गहराई से डिस्कस करेंगे। फ्रेश विस्टा नाम से आज का एडिटोरियल है। फ्रेश विस्टा का मतलब, फ्रेश का मतलब न्यू, फ्रेश का मतलब ताजा, जो नया है। विस्टा का मतलब दृश्य होता है, एक सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य। ठीक है, जैसे आप किसी बिल्डिंग को ऊंचाई से देखें और अगर मनोरम दृश्य नजर आए तो विस्टा है। और एक विस्टा का मतलब यह भी हो सकता है कि भविष्य में होने वाली घटनाएं, उस स्थिति में इसका प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, विस्टाज यूज करते हैं। तो फ्रेश विस्टा का मतलब एक नया दृश्य है। यहां पे ऐसा भी मान सकते हो एक नई बिल्डिंग है, संसद का नया भवन जो बनाया जा रहा है उसके बारे में ये आर्टिकल है। देखिए
लेइंग, पहली बात तो ये ले आया है, इसको समझ लो। देखो दो चीजों में कंफ्यूजन होगा, लाई और ले, ये दो चीजें समझनी है आपको। लाई जो होता है उसकी फॉर्म्स लेते हैं लाई, ले, लेन, लाई, ले और लेन, जबकि ये वाला है ले, लेड और लेड। अब इसमें यह होगा कि लाई जो शब्द है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका मतलब यहां पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, इसमें ऑब्जेक्ट मिलता है, जैसे यहां मिल रहा है फाउंडेशन। इसका रखना होता है, ये अपने आप पड़े रहना होता है, लेटा हुआ होना होता है। तो लेइंग द फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब नींव, और द लगाया हुआ है, इसका मतलब ये नाउन है। तो जो नींव है किसके लिए? फॉर अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नए संसदीय भवन के लिए। फॉर इंडिया, भारत के, भारत का जो संसद की बिल्डिंग है उसका एक नया फाउंडेशन रखते हुए या रखना, ये लेइंग यहां पे जेरेंड का काम करेगा, क्योंकि मैंने इसी को हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, और जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो वो जेरेंड ही हो सकता है, तो इसे जेरेंड कहिए। शुड बी ए सेलिब्रेटरी ओकेजन, सेलिब्रेटरी का मतलब है सेलिब्रेट करने योग्य, एडजेक्टिव है। ओकेजन अवसर, नाउन है। ओकेजन की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे। तो लेइंग द फाउंडेशन ऑफ फॉर ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो कह रहा है कि एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए जो नींव रखना जो है, शुड बी ए सेलिब्रेटरी ओकेजन, तो ये ओकेजन है बहुत ही सेलिब्रेटरी होना चाहिए। ये ओकेजन जो है वो एक सेलिब्रेट करने वाला ओकेजन होना चाहिए। वन, अब वन का मतलब यहां पे क्या है? वन से मतलब यहां पे है कि ये वो ओकेजन है, ये वो ओकेजन है, ओकेजन के लिए आ रहा है, तो ये वो ओकेजन है दैट एवरी सिटीजन, एवरी के साथ में नाउन कैसा आता है? सिंगुलर आता है। एवरी एक डिटरमिनर के रूप में आता है, याद रखने की बात है, डिटरमिनर है, प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब इसका प्रयोग तभी करें जब आगे नाउन हो। अगर आगे नाउन नहीं होता है, सपोज अगर नाउन नहीं होता, प्रेपोजिशन दे दिया आपको, तो फिर एवरी के स्थान पे क्या लगाना है? ईच लगाना है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो लेइंग द फाउंडेशन फॉर ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए जो फाउंडेशन रखना है वो एक सेलिब्रेटरी ओकेजन होना चाहिए, एक उत्सव मनाने का एक मतलब अवसर होना चाहिए, एक ऐसा अवसर जो कि हर नागरिक जो है वुड प्राउडली क्लेम, प्राउडली गौरवान्वित होकर, एडवर्ब है, क्लेम दावा करेगा, जिसके लिए हर नागरिक यहां पे दावा करे, एज अनदर एडिफिस, की ये एक अन्य, एडिफिस का मतलब होता है अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग। ये दो तीन बार हमने देखा है एडिटोरियल में, अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग, अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग, ठीक है। तो ये मतलब एक अन्य एडिफिस है, एक अन्य मतलब भवन है, एक बड़ा भवन है ऑफ ए थ्राइविंग डेमोक्रेसी। किसका? थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब फलता फूलता हुआ, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। थ्राइविंग एडजेक्टिव है, डेमोक्रेसी नाउन है। ए आर्टिकल को देखकर समझ सकते हो, आर्टिकल के बाद में दो शब्द है तो पहला एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। डेमोक्रेसी में CRACY, क्रेसी शब्द जिसमें जुड़ता है, चाहे थियोक्रेसी हो, चाहे प्लूटोक्रेसी हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, तो वहां पे उसको नाउन मानना ही है। थ्राइविंग फलता फूलता हुआ, तो इसके लिए आप ग्रोइंग यूज कर सकते हो, डेवलपिंग यूज कर सकते हो। इसे आप कह सकते हो ग्रोइंग या फिर कह सकते हो डेवलपिंग। अब देखो, जब हमने सारे वर्ड्स जान लिए हैं, पूरी ग्रामर जान ली है इसके पीछे की, तब मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि भारत के लिए नए संसदीय भवन का जो नींव रखने का काम है वो एक उत्सव मनाने का अवसर होना चाहिए, एक ऐसा अवसर या ऐसी एक चीज है जो कि हर नागरिक जो है वो गौरवान्वित होकर दावा करेगा कि ये एक फलते फूलते हुए डेमोक्रेसी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एडिफिस का मतलब यहाँ पे एक बहुत ही शानदार उदाहरण भी कह सकते हो। वैसे लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग के लिए इसको लिटरल वे में यूज किया जाता है। आगे देखो, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर है फॉर अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, ठीक है, ये होता है अग्रीमेंट। अच्छा, एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है एडिटोरियल्स पढ़ाते हुए कि जब भी आपको एडिटोरियल मिलता है ना, वहां पे लेखक जितने भी वोकैबुलरी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग शुरू शुरू में कर लेता है, लास्ट में आते आते एडिटोरियल आसान भी हो जाता है। ऐसी भी चीजें मुझे देखने में आई है, शायद आप लोग भी ऐसा फील करें। तो देखो, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, तो यहीं पर देखो एक स्लाइड में कितने ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, वो सब के सब नए वर्ड्स हैं। तो कह रहा है कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर है। ये अपॉर्चुनिटी नाउन है क्योंकि एन लगा हुआ है। फॉर अकॉर्ड, किसके लिए? अग्रीमेंट के लिए, सहमति के लिए। सहमति का मतलब क्या है? मतलब जो ओपिनियंस है उसकी सिमिलरिटी हो, सबके सब एक ही राय रखते हो।
तो ये एक अवसर है अग्रीमेंट के लिए, मतलब कहें कि सभी के सभी एकमत होकर सामने आए, इसका एक अवसर है। रिफ्लेक्टिंग दर्शाते हुए, जब दो काम साथ में होते हैं, एक काम कंटिन्यूअस एक्शन में जाता है, उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रिफ्लेक्ट का मतलब दर्शाना, दर्शाते हुए। क्या? अ प्लूरलिस्टिक, प्लूरलिस्टिक का मतलब बहुलवादी, बहुलतावादी, जहां पे अलग अलग लोग, अलग अलग विचारों के लोग साथ में रहते हों। प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील एडजेक्टिव है। इथोस, इथोस का मतलब स्पिरिट, एटीट्यूड। देखो दो तीन मीनिंग होते हैं इसके। इथोस का मोरालिटी भी होता है लोकाचार जिसको कह सकते हैं, एथिक्स भी होता है, नीतियां होती हैं। लेकिन यहां पे इसका मतलब इथोस का है एटीट्यूड या स्पिरिट, जो भी उत्साह है, जो भी मतलब नजरिया है। ठीक है, तो कैसा नजरिया? प्रगतिशील, प्रगतिवादी नजरिया, इसको दर्शाते हुए। एक बार फिर समझिएगा, तो ये एक अवसर है। कैसा अवसर है? कि भाई सबके सब एकमत होकर सामने आए, ऐसा अवसर है। ये एक प्रकार से विचारों की समानता का अवसर है, ये दर्शाते हुए कि प्लूरलिस्टिक प्रोग्रेसिव ईथोस। ठीक है, मतलब बहुलतावादी है देश, लेकिन यहां पे जो विचार हैं, लोगों के नजरिए हैं, वो प्रगतिशील नजरिया है और बहुलतावादी यहां पे चीजें हैं। ये सब चीजों को दर्शाते हुए ये एक अकॉर्ड का अवसर है। आगे देखिए, यट, फिर भी। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए यट आता है, इसका मतलब फिर भी होता है। द सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब उत्सव। इज नाउ पोइज्ड टू। अब ये पोइज का मतलब यहां पे दो तरीके से ले लो आप। पोइज का मतलब एक तो टेम्परेरी, कई कुछ समय के लिए रुक जाना भी है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है रेडी टू डू समथिंग। कोई चीज करने के लिए आप अगर रेडी हैं, इफ यू आर रेडी टू परफॉर्म समथिंग, इट मींस यू आर पोइज्ड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, ऐसा होता है। तो यट, फिर भी। द सेरेमनी, सेरेमनी नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है। इज, अब वो है। नाउ पोइज्ड, पोइज्ड एडजेक्टिव है। इज वहां पे रिलेटिव आपका, सॉरी लिंकिंग वर्ब है, तो पोइज्ड यहां पे एडजेक्टिव काम करेगा। पोइज्ड का मतलब है रेडी टू डू समथिंग, रेडी टू, REA, रेडी टू डू समथिंग। ठीक, तो कह रहा है कि ये जो सेरेमनी है ये तैयार है किसके लिए? टू टेक प्लेस, मतलब टेक प्लेस का मतलब घटित होना, होने के लिए भी सेरेमनी। ये उत्सव, कौन सा उत्सव, कौन सी सेरेमनी? ये जो फाउंडेशन रखने वाली बात है, नींव रखने वाली बात है, ये सेरेमनी। ये मतलब तैयार है, टेक प्लेस, प्लेस करने के लिए, होने के लिए। अंडर द शेडो ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब मुकदमा होता है, लॉ सूट होता है ना, कोर्ट में जो केस है उसको बोलते हैं। अंडर मतलब इसके तहत, शेडो का मतलब छाया, तो इस पर एक छाया पड़ गई है, किसकी? मुकदमे की। तो कह रहा कि फिर भी ये सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव चीजें हैं, ऐसा होना चाहिए। हर नागरिक यहाँ पे गर्व करेगा, दावा करेगा कि हम ऐसे डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं जो फलती फूलती डेमोक्रेसी है। एवरीथिंग इज प्रॉपर थिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन एप्रोप्रिएट वे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है फिर भी ये जो सेरेमनी है अब यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकी हुई है, ऐसा भी कह सकते हो, या फिर ये होने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे छाया पड़ गई है किसकी? लिटिगेशन की, मुकदमे की। कैसे? विद द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले दे लगता है। ठीक है, अलाउइंग द इवेंट टू बी हेल्ड, ये पैसिव वॉइस है, टू बी हेल्ड, आयोजित होना, हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म है। इवेंट, ये जो एक अवसर है, ये जो नींव भरने वाला अवसर है, फाउंडेशन को ले करने वाला अवसर है। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है इस इवेंट को आयोजित करना, लेकिन टेम्परेरीली, अस्थायी रूप से, एडवर्ब हो गया। रिस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रेन का मतलब कर्ब करना होता है, कॉन्स्ट्रेन करना होता है, रोकना होता है, एक थोड़े समय के लिए प्रतिबंध लगाना होता है, ये सब चीजें होती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक दिया है फ्रॉम मेकिंग, किस चीज से? तो किसी चीज से रोकने के लिए फ्रॉम ही लगता है हमेशा, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। देखो थोड़ा सा बता देता हूं इसको अलग से मैं। रिस्ट्रेन जो है इसके बराबर आप कर सकते हो कर्ब, इसके बराबर आप कर सकते हो कॉन्स्ट्रेन। ठीक है, और रोकने के लिए जो भी वर्ड्स आते हैं, चाहे वो प्रिवेंट आए, चाहे वो प्रिक्लूड आए, चाहे वो बार आए, या फिर डी बार आए, या जैसे रिस्ट्रेन आ गया, ठीक है, कुछ भी आ जाए, मतलब ऐसे इन सभी के साथ में फ्रॉम लगता है। और चूंकि फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो आगे V0 प्लस ING लग जाता है, ये तो ध्यान रखना ही है आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो यही कह रखा है कि ये जो सेरेमनी है अब तैयार है होने के लिए, कुछ समय के लिए रुकी हुई है, ये भी अर्थ निकल रहा है यहाँ पे। लिटिगेशन की छाया इस पर पड़ गई है, मुकदमे की छाया। कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया है कि इवेंट को आयोजित कर लिया जाए, ये पैसिव वॉइस है, चूंकि किसी के द्वारा आयोजित होगा इसलिए पैसिव है, लेकिन अस्थायी तौर पर इसको रोक भी दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, किससे? फ्रॉम मेकिंग साइट ऑल्टरेशंस, साइट का मतलब स्थान,
एक साइट ये होता है CITE, इसका मतलब कहना होता है। एक साइट ये होता है SIGST, इसका मतलब दृश्य होता है। और एक साइट ये होता है, इसका मतलब स्थान होता है। ऑल्टरेशन का मतलब चेंज, बदलाव, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस जगह के बदलाव संबंधी जो भी कुछ काम कर रही है कि कुछ ना कुछ, देखो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, संसद भवन में कुछ ना कुछ तोड़फोड़ होगी, है ना, नए भवन बनाएगी तो कुछ जोड़ेगी कुछ हटाएगी वहां से, ऐसा ही तो होगा। तो इसलिए यहां कुछ जो इस जगह पे ऑल्टरेशन से रोक दिया है इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, इस रूप में एडिशंस मतलब जोड़ना, डिमोलिशंस मतलब ढहाना, डिमोलिश का मतलब कोई भी बिल्डिंग का ढहना होता है, ऑफ स्ट्रक्चर्स, किसका, जो भी वहां पे स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, जो भी इमारत बनी हुई है उसका, एंड कंटिन्यूड रिमूवल ऑफ ट्रीज, और लगातार जो ट्रीज को रिमूव किया जा रहा है, रिमूवल मतलब रिमूव करने का प्रोसेस, तो रिमूव किया, रिमूवल हो गया नाउन, ठीक है। तो लगातार पेड़ों को जो हटाया जा रहा है, भाई होता क्या है कि जब भी आप कोई चीज को बिल्डिंग वगैरह बनाते हो तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि वहां पे जो भी वन क्षेत्र है या फिर पेड़ पौधे लगे हैं उन जो भी बीच में आएगा उसको हटाया जाएगा। तो लगातार जो पेड़ों को कटाई का काम चल रहा है ना, और स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश या एडिशन करने का काम चल रहा है, उससे गवर्नमेंट को रोक दिया है। तो यहां पे कहने का मतलब, यहां तक की बात तो पॉजिटिव बताई लेखक ने कि बहुत अच्छी बात है कि यहां पे फलते फूलते लोकतंत्र का उदाहरण है, यहां प्रगतिशील विचारों का या लोगों के नजरियों का संकेत यहां मिल रहा है। फिर भी ये जो उत्सव होने वाला है, सेरेमनी होने वाली है, ये जो इवेंट होने वाला है फाउंडेशन को ले करने वाला, ये अब कुछ समय के लिए रुक गया है। किस कारण से? इस पर मुकदमे की छाया पड़ी है। मुकदमे की छाया क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इवेंट को अलाउ तो कर दिया है कि आप इस इवेंट को कर सकते हो, लेकिन अस्थायी तौर पर रोक दिया है केंद्र सरकार को। किससे रोक दिया है? इस जगह पे बदलाव करने से। किस रूप में बदलाव? कि कुछ भी जोड़ रही है सरकार या कुछ भी वहां पे स्ट्रक्चर्स को ढहाने का काम चल रहा है। डिमोलिशंस यहां पे नाउन कहलाएगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स का डिमोलिशन है ना। स्ट्रक्चर्स भी नाउन है, डिमोलिशंस भी नाउन है, एस जुड़ रहा है, प्लूरल बनता है, तो डेफिनेटली आप उसको नाउन कह सकते हैं अगर वो काउंटेबल है तो डिमोलिशंस का काम चल रहा है स्ट्रक्चर्स का, और लगातार पेड़ों को हटाने का काम चल रहा है, उससे रोक दिया है टेम्परेरीली, जो कि एक एडवर्ब का काम कर रहा है। आगे आ जाओ। द न्यू बिल्डिंग, नया जो भवन है, विच आ रहा है नए भवन के लिए, पार्ट ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स एम्बिशियस प्लान। एम्बिशियस एडजेक्टिव है क्योंकि OUS आ रहा है, प्लान नाउन है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी को बोलते हैं, प्लान योजना को बोलते हैं। तो जो नया भवन है जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, ठीक है। टू मॉडिफाई, और प्लान किस चीज का है? मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना मतलब रेनोवेट करना, नवीनीकरण करना। द सेंट्रल विस्टा स्काईलाइन ऑफ लुटियंस दिल्ली। लुटियंस जो था, सर एडविन लुटियन एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट हुआ है, उसके द्वारा जो बसाया गया था दिल्ली को, उसकी बात ये कर रहा है। तो ये जो प्लान था किस चीज का? कि सेंट्रल विस्टा स्काईलाइन ऑफ लुटियंस दिल्ली। लुटियंस की जो दिल्ली है उसका जो सेंट्रल विस्टा स्काईलाइन, अब इसको नाम के रूप में पढ़ो तो इसका जो दृश्य है उसको चेंज करने की जो इनकी योजना है, विल कॉस्ट। अब ये सेंट्रल विस्टा का मतलब यहां पे पार्लियामेंट से है, ठीक है। तो ये जो है इसकी कीमत कितनी होगी? विल कॉस्ट। एक बात याद रखेंगे, कॉस्ट का तीनों फॉर्म आप सेम करेंगे, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ठीक है। कॉस्टेड मत करना। अब हालांकि यहां तो V0 ही है क्योंकि विल मॉडल है, मॉडल के साथ V0 लगता है। एस्टिमेटेड का मतलब अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, अबाउट, लगभग। तो इसकी कीमत कितनी पड़ेगी? लगभग 971 करोड़ पड़ेगी। एंड बी एबल टू अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है? अकोमोडेट से मतलब होता है समाहित करना, शामिल करना, इन्वॉल्व करना। इनकॉर्पोरेट इसके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड रहेगा। अकोमोडेट के लिए सही वर्ड रहेगा इनकॉर्पोरेट, मतलब समाहित करना, ये इसका मतलब रहेगा। एक बार फिर समझना। तो जो नई बिल्डिंग है जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, किस लिए? कि जो सेंट्रल विस्टा स्काईलाइन ऑफ लुटियंस दिल्ली है उसको मॉडिफाई करना चाहती है सरकार। इसकी कीमत कितनी पड़ेगी? अब यहां से यहां तक की बात तो आ गई, कॉमा से कॉमा थोड़ा सा एडिशनल जानकारी। अगर आप जोड़ेंगे सेंटेंस को तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये यहां पे वर्ब हुई। तो जो नई बिल्डिंग है उसकी कीमत कितनी होगी? लगभग 971 करोड़। और ये जो बिल्डिंग है ये समर्थ हो पाएगी, एबल हो पाएगी इतने लोगों को शामिल करने में। किसको? अ मच लार्जर नंबर ऑफ MPs। मतलब आज की तुलना में जितने सांसद वहां पे बैठते हैं उसकी तुलना में कहीं ज्यादा सांसद यहां पे बैठ सकेंगे, इतना बड़ा भवन बन जाएगा। कितना? लोकसभा में 888 और राज्यसभा में कितने? 384। कुछ चीजें सीखने की है। लोकसभा से पहले दे, राज्यसभा से पहले दे, एक बात। दूसरी बात, मच लार्जर दे रखा है तो मच के बाद में डिग्री कंपैरेटिव, या फिर क्यों कहें कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच।
अगर डिग्री पॉजिटिव होती, लार्ज होती, तो यहां पे मच नहीं आता, वेरी का प्रयोग करना पड़ता। यह भी ध्यान रखिएगा, मच का प्रयोग डिग्री कंपैरेटिव से पहले होता है, वेरी का प्रयोग डिग्री पॉजिटिव से पहले होता है। आगे आ जाओ। जस्ट वीक्स एगो, कुछ ही सप्ताह पहले, जस्ट वीक्स एगो, सप्ताहों पहले, कुछ सप्ताह पहले, द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये कौन सा मंत्रालय है जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स को संभालता है? अर्बन अफेयर्स का मतलब, अर्बन का मतलब शहरी, अफेयर्स का मतलब मामले, और हाउसिंग का मतलब जो भी घर संबंधी, घर बनाने संबंधी। तो कह रहा है कि भाई जो ये कुछ सप्ताह पहले क्या हुआ, जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो ये हाउसिंग और शहरी मामलों का मंत्रालय है, एंड द ओवरऑल कॉस्ट सेड, सॉरी इसने कहा, क्या कहा, अब यहां दैट लगना चाहिए, लेकिन नहीं भी लगा ड्रॉप करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे इसको एरर नहीं मानना है। इसका मतलब तो ये है, अंडरस्टूड केस है, सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहां पे तो दैट होगा, तो दैट नहीं लगाया तो भी काम चलेगा। तो इसने क्या कहा, इस मंत्रालय ने क्या कहा कि द ओवरऑल कॉस्ट, कि जो कुल मिलाकर लागत आएगी किसकी, रीडेवलपमेंट, पुनः विकास करने की, री का मतलब पुनः, री एक ऐसा प्रीफिक्स है जहां भी जुड़ेगा इसका मतलब पुनः है, डेवलपमेंट का विकास, ऑफ द सेंट्रल विस्टा, जो ये केंद्रीय विस्टा मतलब बिल्डिंग है, मतलब ये पार्लियामेंट वाली बिल्डिंग के लिए सेंट्रल विस्टा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो कुल लागत जो कीमत आएगी इसको पुनः विकसित करने के लिए हैड नॉट बीन कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट नहीं किया गया था। पैसिव हो गया कि नहीं, बीन के साथ में थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस हो गया, समझ रहे हो। तो कुछ सप्ताह पहले यहां पे हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि कुल लागत कीमत जो आएगी सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट की, उसको कैलकुलेट नहीं किया गया था, बट द प्लान इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब है लगभग, है ना, या ऐसा अनुमानित है, एस्टिमेटेड अनुमानित है, लेकिन ये जो योजना है इज एस्टिमेटेड टू रन इनटू, रन इनटू का मतलब दो मतलब होते हैं, एक तो होता है किसी से टकरा जाना, कोलाइड कर जाना संयोगवश, ठीक है। एक रन इनटू का मतलब होता है किसी लेवल तक पहुंच जाना, कोई इतने बड़े अमाउंट तक पहुंच जाना, उसे बोलते हैं। तो यहां पे अमाउंट तक पहुंच जाना, लेवल तक पहुंच जाने का है। तो इसकी कीमत का तो आकलन नहीं किया गया था, लेकिन योजना जो है इसकी संभावना है कि ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जाएगी, मतलब हजारों करोड़ का विषय है, हजारों करोड़ में राशि चली जाएगी। इन्वॉल्विंग, इसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, अमंग अदर थिंग्स, अन्य चीजों के बीच, अन्य चीजें तो होंगी ही, लेकिन उसमें और चीजें कौन कौन शामिल है, ए न्यू सेंट्रल सेक्रेटरिएट, एक नया केंद्रीय सचिवालय बनेगा, एंड द ऑफिसेज, कार्यालय बनेंगे, रेजिडेंसेज, घर बनेंगे, किसके, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। एक बार फिर समझना, जस्ट वीक्स अगो, कुछ सप्ताह पहले जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने क्या कहा कि कुल मिलाकर जो लागत कीमत है किसकी, सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट की, उसका मतलब पूरा का पूरा तो कैलकुलेशन नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन जो योजना है इसकी ये संभावना है कि ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की योजना जाएगी, लगभग इस राशि तक ये पहुंच जाएगा। इसमें शामिल है, बाकी चीजों के बीच क्या क्या शामिल है, एक तो नया सेंट्रल सेक्रेटरिएट शामिल है, कुछ ऑफिसेज शामिल हैं, रेजिडेंसेस शामिल हैं, किसके, वाइस प्रेसिडेंट के और प्राइम मिनिस्टर के। बात समझ में आ गई। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी इस स्लाइड में। एन इपोकल प्रोजेक्ट, इपोकल का मतलब यहां पे क्या है, देखो इपोक से इपोकल बनाया, इपोक का मतलब युग होता है, तो इपोकल का मतलब टाइम से संबंधित तो है ही है, लेकिन इसका मतलब यहां पे आप एक और निकाल सकते हो, सिग्निफिकेंट कह सकते हो, मोमेंटस कह सकते हो, सिग्निफिकेंट या फिर आप कह सकते हो मोमेंटस, ठीक है। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, बहुत ही यहां पे सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है, टाइम्ड फॉर, जो कि टाइम्ड है, कंप्लीशन मतलब इसका टाइम क्या है, कंप्लीशन का कितने समय का आकलन किया गया है कि इतने समय में कंप्लीट हो जाएगा ये, अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब पहले, अहेड के साथ ऑफ लगता है, द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2022, 75th 75वीं एनिवर्सरी, वर्षगांठ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता की, कब, 2022 में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये इपोकल लगाया इसलिए क्योंकि आज के टाइम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो ये के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूंगा तो प्रोजेक्ट हो जाएगा नाउन और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे कि एल एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कम्युनल होता है, सेंट्रल होता है, इपोकल हो गया, यूजुअल हो गया, ठीक है, जैसे ही एक्सेप्शनल हो गया, तो ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कह रहा है कि भाई जो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसकी एक टाइमिंग रखी गई है कंप्लीशन की, कि ये जो 2022 में इंडिपेंडेंस की वर्षगांठ होगी 75वीं, उससे पहले ये हो जाएगा। इट प्रेजेंट्स, तो ये प्रेजेंट करता है अ रेयर मोमेंट, ये देता है एक दुर्लभ क्षण,
किसका? टू इन्वॉल्व सिटीजन्स को इन्वॉल्व करने का, सिटीजन्स को शामिल करने का, एंड बिल्ड अ कॉन्सेंसस, और आम सहमति बनाने का। कॉन्सेंसस का मतलब क्या है? जनरल एग्रीमेंट। अब वो आपको ध्यान है, पहली स्लाइड में हमने अकॉर्ड शब्द का प्रयोग किया था, वो इसका सिनोनिम है। वो क्यों यूज किया गया था, उसी की बात यहां पे रिपीट करिए लेखक ने, एक बार फिर समझेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि 2022 में 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता के जब हम मनाएंगे उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। और ये यहाँ पे ये इट प्रेजेंट्स, ये जो एक मौका है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पे रेयर मोमेंट होगा, दुर्लभ क्षण होगा। किसके लिए? कि ये नागरिकों को शामिल करेगा और यहाँ पे एक कॉन्सेंसस बनेगा, एक आम सहमति नजर आएगी। बट द गवर्नमेंट इज नाउ प्रेसिंग अहेड। प्रेस अहेड एक फ्रेज है, इसका मतलब नोट करो। प्रेस अहेड का मतलब होता है मुश्किलों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद भी आप किसी काम को कंटिन्यू करते हैं, उसे कहते हैं प्रेस अहेड। लिख लीजिएगा, प्रेस अहेड का मतलब है मुश्किलों के बावजूद, डिस्पाइट डिफिकल्टीज, इफ यू कंटिन्यू विद योर वर्क, इफ यू गो ऑन विद योर वर्क, इट मींस दैट इज कॉल्ड प्रेस अहेड। बट द गवर्नमेंट इज नाउ प्रेसिंग अहेड, लेकिन सरकार जो है लगातार काम कर रही है मुश्किलों के बावजूद, एट अ चीयरलेस टाइम। चीयरलेस का मतलब होता है ग्लूमी, जो कि इसका सिनोनिम है डिसमेड का। ये दोनों बराबर कर सकते हो, इनका मतलब डिप्रेसिंग कह सकते हो, डिसअपॉइंटिंग कह सकते हो, सैड या ग्लूमी कह सकते हो, दुख, निराशा, ये सब के सिनोनिम्स हैं ये। तो ये भी किस समय पर? ये उस समय पर जब समय जो है बहुत ही प्रतिकूल चल रहा है, बहुत ही निराशाजनक समय है। व्हेन द कंट्री रिमेन्स डिसमेड, जब देश जो है बना हुआ है, रिमेन्स का मतलब बना हुआ है, क्या? डिसमेड, डिसमेड का मतलब दुखी, निराश। किस चीज को लेकर? ओवर ए स्लोइंग इकोनॉमी, एक धीमी पड़ती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर, एंड द डबल ब्लो, डबल ब्लो मतलब दोहरा आघात, दोहरा प्रहार, किसका? कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 वैश्विक महामारी का। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर समझना। लेकिन सरकार जो है अब यहां पे मतलब बहुत प्रयास कर रही है, सरकार यहां पे काफी ज्यादा मेहनत कर रही है मुश्किलों के बावजूद। मुश्किलों के बावजूद इसलिए कहा कि ऐसे समय पर, जो समय कैसा है? चीयरलेस टाइम है, ऐसा समय है जो कि काफी दुखी कर देने वाला समय है, क्योंकि देश जो है वो काफी उदासी की स्थिति में है, निराशा की स्थिति में है। किस कारण से? क्योंकि यहां पे एक तो मंद होती हुई अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, और दूसरी चीज कोविड-19 पेंडेमिक का दोहरा आघात भी है। समझ रहे हो? इससे आगे आ जाइए। इट इज रीजनेबल, ये बड़ा तार्किक है, ये उचित है। रीजनेबल का मतलब है उचित है, कोई चीज प्रॉपर है, सही है, कारण इसका सही है ना, ये रीजनेबल है। इट यहां पे प्रोनाउन हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये लिंकिंग वर्ब हुई, ये एडजेक्टिव हुआ। लिंकिंग वर्ब अपने बाद में एक कॉम्प्लीमेंट लेता है। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कभी एडवर्ब नहीं होगा, ये बात याद रखो। ये कॉमन एरर में प्रश्न पूछा जाता है। अज्यूम का मतलब होता है गैस करना, अज्यूम का मतलब गैस, अनुमान लगाना। तो ये रीजनेबल है, ये बिल्कुल सही है। अज्यूम, अनुमान लगाना, दैट इवन विद द स्ट्रॉन्ग रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। क्या चीज अनुमान लगाना? कि बहुत ही मजबूत जो रिवाइवल है इकोनॉमी का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो रिवाइवल है इकोनॉमी का, उस स्थिति में भी इन अ पोस्ट वैक्सीन एरा, किस युग में? पोस्ट वैक्सीन एरा में। पोस्ट वैक्सीन का मतलब क्या हो गया? कि वैक्सीन जब आ जाएगी उसके बाद का युग, उसके बाद का दौर। पोस्ट जहां लग जाता है उसका मतलब बाद में, ठीक है? तो वैक्सीन बन जाने के बाद का जो युग है, उसमें ये मान लिया कि इकोनॉमी जो है उसका स्ट्रॉन्ग रिवाइवल भी हो गया, वो बहुत मजबूती से फिर से बाउंस बैक इसने किया, रिबाउंड इसने किया। ऐसा होने के बावजूद भी द डिबिलिटेशन, डिबिलिटेशन का मतलब है वीकेनिंग, कमजोरी। डिबिलिटेट से बना है ये, डिबिलिटेट मतलब कमजोर होना होता है, तो ये वीकेनिंग, कमजोरी। कैन नॉट बी इजीली ओवरकम, फिर भी ये जो कमजोरी है अर्थव्यवस्था में, इसको आसानी से ओवरकम नहीं किया जा सकता। पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, इजीली एडवर्ब हो गया। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, ठीक है? टू ट्रायम्फ ओवर समथिंग, किसी चीज पर कंट्रोल करना, काबू पाना, तो फिर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर समझना, ये तार्किक है, ये रीजनेबल है। ये अनुमान लगाना कि ठीक है, मान लिया कि पोस्ट वैक्सीन एरा में ये फिर से स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, इकोनॉमी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवाइवल होगा, उसके बावजूद भी जो एक कमजोरी की स्थिति है उसको आसानी से ओवरकम नहीं किया जा सकता। द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, सरकार का जो हस्तक्षेप है, इंटरवेंशंस का मतलब हस्तक्षेप, इंटरफेरेंसेस, सो फार, अब तक, हैव लार्जली बीन, ये सो फार वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। सो फार को आप और क्या लिख सकते हैं? 10 फार लिख सकते हैं, ये बताया था मैंने पहले भी। सो फार को रख सकते हैं 10 फार के बराबर, एक चीज।
दूसरी बात आपको याद क्या रखनी है कि सो फार जब आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट जनरली लगता है, तो यहां पे देखो हैव दे रखा है थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव है इसलिए बीन लगा के फिर थर्ड फॉर्म, सॉरी पैसिव बी का थर्ड फॉर्म लगा रखी, पैसिव नहीं है। देखो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप जो है अब तक लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर रहे हैं, किस क्या रहे हैं, टू एनकरेज प्रोत्साहित करने के क्या, प्राइवेट कंजम्पशन निजी उपभोग, एंड मोडेस्ट रिवाइवल ऑफ बिजनेसेस जो भी उद्यम है, जो भी उद्योग हैं, जो भी व्यापार जगत है उसका मोडेस्ट रिवाइवल, मतलब बैलेंस्ड। मोडेस्ट एक तो होता है विनम्र, अगर चीजों के लिए मोडेस्ट आ जाए इसका मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड और बहुत संतुलित तरीके से इसका रिवाइवल हो, ये इसका मतलब एनकरेजमेंट सरकार का रहा है। तो सरकार के हस्तक्षेप अब तक हैव लार्जली बीन, अभी तक बड़े स्तर पर सरकार ने हस्तक्षेप जो किया है इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए, वो हस्तक्षेप क्या रहे हैं कि सरकार निजी उपभोग को एनकरेज करना चाह रही है और साथ में बिजनेसेस का मॉडेस्ट रिवाइवल चाह रही है, वाइल इट्स ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जबकि सरकार का खुद का, ऑन जो है इंफेटिक एक एडजेक्टिव है, ये जोर देने के लिए काम आता है, जबकि सरकार का खुद का जो उपभोग का खर्चा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, कब, साल के पहले हाफ के दौरान, फर्स्ट हाफ के दौरान, हैज बीन बिलो, वो कम रहा है, दैट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड, किसकी तुलना में कम रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड की तुलना में। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब संबंधित, रिलेटेड, इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का, तो जैसा मतलब उसी के समान उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव है, पीरियड नाउन है, तो पिछले साल का जो पीरियड था उसकी तुलना में अगर आज की बात करें तो उसकी बात कर रहे हैं, जबकि इसका खुद का जो उपभोग का खर्चा रहा है एक साल के जो पहला हाफ था उस दौरान, पहला हाफ का मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का समय, ये जो पहला हाफ है, सॉरी जो 6 मंथ्स का टाइम है, 2 क्वार्टर्स का समय है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का टाइम, ये फर्स्ट हाफ है। इस समय हैज बीन ये खर्चा रहा है, बिलो कम, किसकी तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में अगर बात करें तो अब की बार वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है उसमें कम रहा है। फिर देखो दिस इन इफेक्ट मतलब प्रभावी रूप से, तो इस चीज ने प्रभावी रूप से इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित कर दिया। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता है, इस इंश्योर के साथ साथ एक वर्ड इंश्योर ये भी होता है, इसका मतलब बीमा करना होता है, सुरक्षित रखना होता है। ये दोनों ध्यान रखना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग अलग है, इससे इंश्योरेंस बनता है। तो ये जो चीज है इसने प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया क्या, द परसिस्टेंस का मतलब कंटिन्यूएंस, किसी चीज का सतत रहना, जारी रहना। तो इस चीज ने प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया, क्या सुनिश्चित किया, परसिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट का काफी ज्यादा, सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन कई जगह पे इसका मतलब कंसिडरेबल होता है। तो सिग्निफिकेंट बराबर कंसिडरेबल है, यहां पे सिग्निफिकेंट के बराबर रखेंगे कंसिडरेबल। फिलहाल इसका मतलब क्या है, कंसिडरेबल, काफी ज्यादा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसने प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया किस चीज को, बड़े स्तर पर जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन की परसिस्टेंस को, कि बड़े स्तर पर जीडीपी का संकुचन जो है हुआ है इसके चलते। इवन ऑन द क्वेश्चन ऑफ ए फ्री कोविड-19 वैक्सीन, यहां तक कि इवन मतलब भी, ऑन द क्वेश्चन इस प्रश्न पर, प्रश्न किस चीज का है, फ्री कोविड-19 वैक्सीन, कि फ्री में वैक्सीन मिल जाएगी, है ना, फ्री में कोविड-19 वैक्सीन मिल जाएगी, इस प्रश्न पर द गवर्नमेंट हैज बीन प्रीवेरिकेटिंग। प्रीवेरिकेटिंग का मतलब टाल मटोल करना होता है, सीधा जवाब नहीं देना होता है, और प्रीवेरिकेट के लिए बहुत ही अच्छी सी एक ईडियम है, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब भी इधर उधर की बातें करना होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सरकार जो है वो टाल मटोल करती रही है इस प्रश्न पर। जहां फ्री वैक्सीन की बात आई, देश ने जानना चाहा कि वैक्सीन फ्री में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इस प्रश्न को टालती रही है विद नो एश्योरेंस। किस चीज पे, बगैर किसी आश्वासन के, एश्योरेंस आश्वासन, ऑफ यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, कि सभी को वैक्सीनेशन मिल जाएगी, इसका भी आश्वासन नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक होता है, सभी जगह सबको वैक्सीनेशन, सबकी वैक्सीनेशन होगी, सभी जगह वैक्सीनेशन होगी, इसके एश्योरेंस के बगैर ऐसा एश्योरेंस भी सरकार ने नहीं दिया है। तो सरकार की खामियां गिना रहा है भी, क्यों जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कि सरकार ने कहा प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाओ, लेकिन खुद ने जो कंजम्पशन की बात आई तो कम रहा, पिछली तुलना में अब की बार इसने कंजम्पशन कम किया, इस कारण से जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। साथ में इसका प्रश्न आया, कोविड-19 फ्री वैक्सीन की बात आई, तो फिर यहाँ पे सरकार बिल्कुल इस मोर्चे पे यहाँ पे पीछे हटती नजर आई। साथ में यहाँ पे
यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात आई, यहां कोई आश्वासन नहीं है। तो लेखक एक्चुअल में क्या करना चाह रहा है, लेखक ने बात वहां से यहां क्यों लाया, क्योंकि लेखक कह रहा है ठीक है आप भवन बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत तो इन्होंने प्रशंसा से कर दी, बीच में इसने मुद्दे वो छेड़ दिए लेखक ने कि सरकार को फिलहाल इन चीजों की जरूरत भी है, इकोनॉमी यहां पे धराशायी हो रही है, उसको रिवाइव करने की जरूरत है, कोविड-19 से पूरा देश जूझ रहा है, तो उसको देश को सही हालत में पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, इन पर ध्यान दे, ये प्राइमरी मुद्दे होने चाहिए, प्राइमेसी इन चीजों को देनी चाहिए थी। विद कंसर्न्स ओवर एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब आवंटन होता है, बांटने की प्रक्रिया होती है, तो इन चीजों की चिंताएं, कंसर्न्स चिंताएं, वरी जो होती है, वरीज होती है, उसको कंसर्न्स बोलते हैं। तो इन चिंताओं के साथ, चिंता किसकी है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे हो, संसाधनों का आवंटन कैसे हो, इट कैन नॉट बी एनीवन्स केस, ये मतलब कह सकते हो ये किसी के केस में नहीं हो सकता, दैट शाइनिंग न्यू सेंट्रल विस्टा, कहने का मतलब ये किसी की राय नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि नया जो सेंट्रल विस्टा स्ट्रक्चर्स है, जो बिल्कुल दिल्ली के केंद्र में बनी हुई जो बिल्डिंगें हैं, उनको शाइन करना, उनको चमकाना, विल एड टू का मतलब होता है जोड़ देना, एड के साथ टू लगता है, ठीक है। द लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइन ऑफ एन इंडिपेंडेंस जुबली, इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता, जुबली का मतलब 75वीं जो वर्षगांठ है उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इस चिंता के चलते कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा, संसाधनों का आवंटन कैसे होगा, ये चिंताएं तो है ही। तो अब ये कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता फिलहाल तो कि अगर आप सेंट्रल विस्टा स्ट्रक्चर्स को चमकाकर आप ये चाह रहे हो कि जो इंडिपेंडेंस जुबली है उसको एक नई चमक दे दोगे, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति सोच ही नहीं रहा इस समय तो कि उसको चमकाने से आपकी ये कार्यक्रम चमकेगा, उसमें एक नया चमक आएगी, उसकी एक नई क्वालिटी यहां पे ऐड होगी, ऐसा नहीं है। लस्टर का मतलब एक क्वालिटी भी हो सकती है, एक अट्रैक्टिव क्वालिटी को भी बोलते हैं। देयर आर ऑल्सो इंडिकेशंस, देयर से स्टार्ट है तो यहां इन्वर्जन है, तो कह रहा है कि इंडिकेशंस है, इंडिकेशंस का मतलब संकेत, तो ऐसे इंडिकेशंस भी हैं दैट द सेंटर्स पीडब्ल्यूडी, कि सेंटर का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है किस चीज की, टू मॉडिफाई द ओवरऑल रीडेवलपमेंट प्लान, कि जो रीडेवलपमेंट प्लान है, फिर से विकास की जो योजना है उसको मॉडिफाई करे, उसको रेनोवेट करे, ऑन द गो का मतलब वो प्रोसेस जो चल रहा है, जो प्रोसेस में कोई चीज है उसको बोलेंगे ऑन द गो। अगर किसी व्यक्ति के लिए आप बोलते हैं कि ऑन द गो है, जैसे ही इज ऑन द गो ऑलवेज, इसका मतलब वो बहुत एक्टिव है, बहुत बिजी है किसी काम को लेकर। लेकिन जब किसी प्रोसेस को लेकर बोलते हैं तो वो चीज, कोई भी चीज है, कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रक्रिया में चल रहा है, उसे बोल देंगे ऑन द गो। तो कह रहा है कि अनेकों ऐसे संकेत हैं कि केंद्र सरकार का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रहा है जो पूरा रिडेवलपमेंट प्लान है उसको मॉडिफाई करने का, है ना, वो प्लान जो कि फिलहाल चल रहा है, जो प्रोसेस में है। इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस को लाते हुए, इंट्रोड्यूसिंग अब यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जब दो साइमल्टेनियस एक्शन को लेते हैं, व्हेन टू थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर एंड वन थिंग इज इन कंटिन्यूअस प्रोसेस, देन वी हैव टू प्लेस प्रेजेंट पार्टिसिपल, एज यू कैन सी हियर दैट वी हैव गॉट अ वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। तो इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस, पीसमील मतलब थोड़ा थोड़ा करके, ये एक एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, याद रखना। तो ये इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस लाते हुए थोड़ा थोड़ा करके, आफ्टर गेटिंग अप्रूवल्स, स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद, अप्रूवल्स प्राप्त करने के बाद, आफ्टर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। विच द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी हैज फ्रॉन्ड अपॉन, फ्रॉन अपॉन का मतलब होता है अस्वीकार करना, अप्रूवल नहीं देना, डिसअप्रूव कर देना, जिसे कि एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, एक्सपर्ट समझते ही हो, अप्रेजल मूल्यांकन करना, ठीक है, कमिटी समिति, उसने क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। एक बार फिर समझना कि ऐसे संकेत हैं कि केंद्र सरकार का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रहा है पूरे के पूरे रिडेवलपमेंट प्लान को मॉडिफाई करने का, जो वो प्लान जो कि प्रोसेस में है। क्योंकि ये कैसे कर रहा है, बदलाव को लाते हुए, थोड़ा बदलाव कर रहा है उसके साथ, और बदलाव कैसे कर रहा है, अप्रूवल्स मिलने के बाद, जिसे कि एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ने क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। इन अ ईयर, ये ईयर है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए एआर है। तो एक साल में, ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रेस, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व, दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, है ना, जो अभी तक घटित नहीं हुआ है, पहली बार घटित हुआ है। अभूतपूर्व से अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है, डिस्ट्रेस नाउन है, इसका मतलब दुख होता है, संकट होता है। तो एक ऐसा वर्ष जो अभूतपूर्व संकट का वर्ष है, आज तक ऐसा संकट कभी नहीं आया, ऐसा वर्ष है। देयरफॉर इसीलिए व्हाट इज सीन एज ग्रैंड, जो कुछ देखा गया है, ये आपका पैसिव है, व्हाट को देखकर इज है, जिसे देखा गया है ग्रैंड, भव्य, में अपीयर, हो सकता है कि ये प्रतीत हो, ग्रैंडियोज मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी जटिल, किसके लिए, टू स्ट्राइकन सिटीजन्स, स्ट्राइकन का मतलब आहत, दुख से आहत,
दुख से घिरे हुए नागरिकों के लिए। हु नीड एवरी रूपी, वो नागरिक जिन्हें की हर एक रुपया चाहिए, किसके लिए? टू स्टेबलाइज देयर लाइव्स, अपने जिंदगियों को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर करने के लिए। फिर समझना, एक ऐसा वर्ष जो अभूतपूर्व दुख का, संकट का वर्ष है, इसीलिए यहां पे जो कुछ भी दिख रहा है, देखा गया है भव्य के रूप में, आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट भवन बना के भव्य एक चीज बनेगी, भव्य इमारत बनेगी, वो चीज यहां पे जो दुख से आहत सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स नाउन स्ट्राइक इन एडजेक्टिव है, वो उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रतीत हो सकती है, ग्रैंडियोज भी एडजेक्टिव है। वो नागरिक, हु इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो नागरिक जो कि ऐसा हो सकता है कि उनको, वो नागरिक जिनको आवश्यकता है, हर एक रुपया उनका जो लगा हुआ है वो उनके स्टेबलाइज करने के, क्योंकि देखो टैक्स दिया जाता है, सरकार के पास पैसा नागरिकों का ही है, तो नागरिकों को क्या चाहिए, क्योंकि वो दुख में है तो उनको चाहिए कि उनका हर पैसा जो है उनके जिंदगियों को स्थिर करने के लिए लगे, न कि इस तरह के बिल्डिंग्स को रिडेवलप करने के लिए लगे। दे वुड बी जस्टिफाइड, दे यहां पे उन सिटीजन्स के लिए है, स्ट्राइकन सिटीजन्स के लिए है, उनके साथ जस्टिफाई मतलब जस्टिफिकेशन क्या होगा, उनके साथ सही चीज क्या होगी, वो हर मतलब जस्टिफाई का मतलब है किसी चीज को सही ठहराना, ये उनके लिए सही क्या होगा, सही ये होगा इन आस्किंग द गवर्नमेंट व्हाई द हाउस कैन नॉट बी ब्यूटिफाइड आफ्टर एसेंशियल रिपेयर्स हैव बीन मेड टू रेंडर इट सेफ, कि वो सरकार से पूछें, क्या पूछें कि घर जो है वो क्यों सुंदर नहीं बनाया जा सकता। ब्यूटीफाई का मतलब सुंदर बनाना, ब्यूटीफाई एक वर्ब है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेट मी रिपीट, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटीफाई वर्ब है। कैन नॉट बी ब्यूटीफाइड पैसिव वॉइस है, क्यों नहीं किया जा सकता। तो नागरिक जो हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो जस्टिफाइड होंगे, मतलब कहें कि उनको सही ठहराया जाएगा वो, जब वो सरकार से ये पूछेंगे कि घर को सुंदर क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसेंशियल रिपेयर्स, रिपेयर्स मतलब मरम्मत का काम, कि आवश्यक जो मरम्मत है वो करवा लो, उससे ठीक बन जाएगा। हैव बीन मेड टू रेंडर इट सेफ, आफ्टर इसेंशियल रिपेयर्स हैव बीन मेड, कि जब आपने मरम्मत का काम करवा लिया है, टू रेंडर बनाने के लिए, इट इसे सेफ सुरक्षित, कि आपने जब मरम्मत का काम करवा लिया है, इसको सुरक्षित बनाने के लिए, सेफ करने के लिए, तो फिर ये जो घर है उसको आप ब्यूटीफाई कैसे नहीं मान सकते, क्यों नए भवन की ही आवश्यकता है। द वीकेस्ट लिंक, सबसे कमजोर जो लिंक है, एक्सपोज्ड बाय द पेंडेमिक, जो कि एक्सपोज हुआ है, एक्सपोज का मतलब भंडाफोड़ होना, पर्दाफाश होना, सबसे वीकेस्ट जो लिंक है, वीकेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, एडजेक्टिव की इस कारण से द है, जो कि पेंडेमिक सामने लेकर आई है, वो क्या है, इज हेल्थ केयर, वो है स्वास्थ्य। इस पेंडेमिक के आने से पता लगा कि आज भारत का सबसे बड़ा कमजोर जो लिंक है वो हेल्थ केयर है। एंड द 75th एनिवर्सरी शुड बी एन ओकेजन, और 75वीं वर्षगांठ जो है, जो इंडिपेंडेंस जुबली की बात आप कर रहे हो, ये एक अवसर होना चाहिए टू गारंटी दैट, कि आप उसकी गारंटी दो। किस चीज की गारंटी? हेल्थ केयर की, कि सबके हेल्थ केयर की जिम्मेदारी सरकार की है, ये गारंटी दो। अ न्यू पार्लियामेंट कुड देन बी बिल्ट, फिर एक नई संसद बनाई जा सकती है, टू सेलिब्रेट सच एन अचीवमेंट, ऐसी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है ना। जब फिर एक नई पार्लियामेंट बनाओ कि आपने हेल्थ केयर पे बहुत अच्छा काम किया है, जो वीकेस्ट लिंक था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक के रूप में उभर कर आया है, उसके बाद आप ऐसे कोई अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक नए पार्लियामेंट भवन को बनाया जा सकता है। कुड यहां पे पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, अब मुलाकात करेंगे हम कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।